मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लगातार मेहनत करने से और समस्या का हल करने से आपको सफलता एक दिन जरूर मिल जाती है और आप अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा कर पाते हैं। माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके संबंधित क्वेश्चनों को कवर करते हैं। आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक है 134, यानी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 134। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन, श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75 और 78वें स्थान पे है। यानी चीन का जो स्थान है वो आप कह सकते हैं 75वां है और श्रीलंका का स्थान अगर बात की जाए तो 78वां है। भारत को मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और भूटान 125वें स्थान पे है और बांग्लादेश 129वें स्थान पे है। दोस्तों, भारत की अगर बात की जाए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत 134वें स्थान पे है, चीन 75वें स्थान पे है, श्रीलंका 78वें स्थान पे है। वहीं भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान वो 125वें स्थान पे है और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो 129वें स्थान पे है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2023 की अगर बात की जाए 180 देशों में भारत ने 161वां स्थान हासिल किया था। यानी आप कह सकते हैं 2023 में जो सर्वे हुआ था उसमें 180 देशों ने भाग लिया और उसमें भारत ने 161वां स्थान हासिल किया और इसमें नॉर्वे का आप कह सकते हैं पहला स्थान था जिसमें 92.65 स्कोर के साथ पहले स्थान पे था, जबकि डेनमार्क का इसमें दूसरा स्थान था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 150 हो गई थी। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में जो जारी की गई उसमें भारत की जो रैंक थी 180 देशों में से 150 थी और 2021 में 142 रह गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और अगर बात की जाए इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसको आप कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष जारी करता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2021 में मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का स्थान जो था आप कह सकते हैं 134 ही था और मानव विकास सूचकांक में सबसे टॉप देश की अगर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड है और सबसे नीचे पायदान पर अगर बात की जाए तो सोमालिया है। और वर्तमान समय में अगर बात की जाए मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का स्थान भी कितना है 134वां ही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? आप कह सकते हैं पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने किया। कब किया? 1990 ईस्वी में किया, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा देश के विकास के लिए किया जाता है। यानी यूएनडीपी के द्वारा इसको लागू किया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए मानव विकास सूचकांक के 3 आधार होते हैं, जिसमें पहले आधार की अगर बात की जाए तो आप बोल सकते हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जिसमें दीर्घ आयु और स्वास्थ्य के संबंध में बात की गई है, जिसमें हम कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा आयु जो मानी गई है वो मानी गई है 67.7 साल। और शिक्षा सूचकांक आप कह सकते हैं दूसरे स्थान पे है और तीसरा स्थान अगर कह सकते हैं तो इसका आय सूचकांक होता है। और आप कह सकते हैं आय सत्र पे अगर बात की जाए वर्तमान समय में $6,951 के साथ आप कह सकते हैं इसको मानव विकास सूचकांक के साथ इसको मापा गया है। मानव विकास सूचकांक का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क का है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बहुत बार पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं? 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2023 में 93वें स्थान पे आ गया। यानी भ्रष्टाचार के मामले में अगर बात की जाए भारत कौन से स्थान पे है? 93वें स्थान पे है। जबकि एक साल पहले की अगर बात की जाए 2022 में भारत 85वें स्थान पे था। यानी 2022 में भारत 85वें स्थान पे था, 2023 में 93वें स्थान पे हो गया। और इस रैंक में अगर बात की जाए 1 नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार होता है
और जो सबसे लास्ट में होता है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। यानी जो 180वें नंबर पर रहने वाला जो देश है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए, चीन जो है आप कह सकते हैं 76वें स्थान पे है और पाकिस्तान 133वें नंबर पर है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए करप्शन से रिलेटेड, इस रिपोर्ट में डेनमार्क ने टॉप किया है। यानी आप कह सकते हैं डेनमार्क में आप कह सकते हैं सबसे कम भ्रष्टाचार है। और अगर बात की जाए इसके बाद फिनलैंड जो है इसमें आप कह सकते हैं 87 स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है और न्यूजीलैंड ने आप कह सकते हैं 85वां स्थान हासिल किया है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में पहला स्थान किस देश का है, तो डेनमार्क का है। अगर बात की जाए इसी प्रकार से सबसे ज्यादा अगर करप्शन की बात की जाए तो यहां पर सोमालिया देश में सबसे ज्यादा करप्शन है, जिसका आप कह सकते हैं 11 स्कोर है। और इसके बाद अगर बात की जाए वेनेजुला, इसमें 13 आप कह सकते हैं इसका स्कोर है। सीरिया का भी 13 है, दक्षिण सूडान का भी 13 है और यमन का आप कह सकते हैं 16 आप कह सकते हैं 16 आप कह सकते हैं उन्होंने स्कोर प्राप्त किया। लेकिन सबसे आप कह सकते हैं ज्यादा भ्रष्ट देश की बात की जाए तो आप कह सकते हैं सोमालिया है। इसके बाद अगर बात की जाए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा आप कह सकते हैं जारी की जाती है। यानी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 146 देशों में से 127वां स्थान मिला है। कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 127वां स्थान है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए विश्व आर्थिक मंच जुलाई 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट में 146 देशों में भारत का स्थान 135वां था। यानी 2022 में भारत का स्थान कितना था, 135वां स्थान था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 91.2% के साथ लैंगिक अंतर और जेंडर गैप स्कोर के साथ आइसलैंड लगातार 14 वर्ष से सबसे ऊंचे पायदान पर है। यानी आप कह सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप में सबसे ऊंचे स्थान पर कौन सा देश है, तो आइसलैंड है। और सबसे निचले पायदान पर अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 125 देशों में भारत का आप कह सकते हैं स्थान जो है 111वां स्थान है। यानी 28.7 अंक के साथ आप कह सकते हैं भारत को 111वां स्थान मिला है। और 2022 में अगर बात की जाए 121 देशों में से भारत का स्थान 107वां था। यानी 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है और 2022 में अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं 107वां आप कह सकते हैं भारत का स्थान था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार, जिसे अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान द्वारा अपनाया गया। यानी आप कह सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा अपनाया गया, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा अपनाया गया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य 42.3 सूचकांक के साथ भूख और कुपोषण में सबसे अधिक प्रभावित है। अगर यह पूछा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे टॉप स्थान पे कौन सा देश है, तो उस देश का नाम आप कह सकते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य देश है, जो 42.3 सूचकांक के साथ सबसे टॉप स्थान पे बना हुआ है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए मेडागास्कर 41 सूचकांक के साथ दूसरे स्थान पर है और विश्व भूख सूचकांक के 3 संकेतक होते हैं। पहला अल्प पोषण, दूसरा होता है बच्चे का कम वजन और तीसरा होता है बाल मृत्यु दर। यानी 3 आधार पर, यानी अल्प पोषण के आधार पे, बच्चों का कम वजन के आधार पे और बाल मृत्यु के आधार पर विश्व भूख सूचकांक को आधार मानकर उसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। यमन देश जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है। अगर सबसे टॉप स्थान पर अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं सबसे टॉप स्थान पर अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य था। और अगर सबसे नीचे पायदान पर अगर पूछा जाए तो कौन सा देश हो जाएगा, आपका यमन देश हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। यानी 5 पावर देशों की अगर बात की जाए उनमें भारत का कौन सा स्थान है, तो उनमें भारत का चौथा स्थान है। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी तरह से दुनिया में पहले स्थान पे है। रक्षा संबंधी डाटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की अक्षमता का विश्लेषण करके रैंक जारी की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर सेना के मामले में अफ्रीका टॉप स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान आप कह सकते हैं चौथे स्थान पे आप कह सकते हैं इंडिया है और 5वें स्थान पर अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा।
भारत ने चौथे स्थान पर अपना कब्जा बनाए रखा। पिछले साल इसी सूची में भारत चौथे स्थान पर ही था। और छठे स्थान पर अगर बात की जाए तो दक्षिणी कोरिया, सातवें स्थान पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, आठवें स्थान पर अगर बात की जाए तो जापान, और नौवें स्थान पर अगर बात की जाए तो फ्रांस है, और 10वें स्थान पर अगर बात की जाए तो इटली है। यानी सबसे ताकतवर देशों की सूची की अगर बात की जाए तो अमेरिका टॉप पर है, और भारत की अगर बात की जाए तो कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई? तो आप ये कह सकते हैं ये जारी की गई वी-डैम संस्थान के द्वारा। इसी के साथ अगर बात करें वी-डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़ी कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डैम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। वी-डैम इंस्टीट्यूट ऑफ आप कह सकते हैं वी-डैम इंस्टीट्यूट की स्थापना 2014 में स्टाफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी, और स्टाफन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। कहने का मतलब क्या है? वी-डैम इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 2014 में हुई। और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना आप कह सकते हैं स्टाफन लिंडबर्ग ने की। और ये कहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं? तो ये आप कह सकते हैं स्वीडिश के आप कह सकते हैं विशेषज्ञ हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वी-डैम संस्थान ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके साथ अगर बात की जाए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो आप कह सकते हैं जे पोल के साथ आप कह सकते हैं समझौता किया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब यानी जिसको जे पोल यानी दक्षिणी एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जे पोल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। और जे पोल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी रेखा से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। यानी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जे पोल क्या है? तो जे पोल आप कह सकते हैं एक वैश्विक अनुसंधान है जो गरीबी रेखा से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करता है। और अगर पूछा जाए कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब के साथ क्या किया? एक समझौता किया, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एशियाई विकास बैंक की शुरुआत कब हुई? एशियाई विकास बैंक की शुरुआत हुई 19 सितंबर 1966 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर? मनीला में। विश्व बैंक की शुरुआत कब हुई? 1944 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आप कह सकते हैं ये समझौता किया है आप कह सकते हैं एडीबी के साथ आप कैसे समझौता करके उस पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार एडीबी ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ स्ट्रैटेजिक के क्वेश्चन हैं जिसको हम कवर करते हैं। सावित्रीबाई फुले का संबंध कहां से है? तो महाराष्ट्र से है, और यह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और मराठी कवित्री हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से है। यह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और मराठी कवित्री हैं। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर 2019 को किया गया, और इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा। यह कॉरिडोर पंजाब स्थित डेरा बाबा नानक को करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यह कॉरिडोर पंजाब स्थित डेरा बाबा नानक को करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ेगा, और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा साहिब के नाम से जाना जाता है, और इसी स्थान पर गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी है, जो कर्नाटक में स्थित है, और 50 रुपए के नोट पर हम्पी के चित्र अंकित किए गए हैं। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय 2 भाइयों ने की।
पुर्तगाली इसे विसनागा राज्य के नाम से जानते थे। यानी पुर्तगाली विजयनगर साम्राज्य को किस नाम से जानते थे? तो विसनागा राज्य के नाम से जानते थे। और यह एक विश्व विरासत स्थल भी है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का आप कह सकते दो भाइयों ने की। और हम्पी का जो चित्र है वो किस नोट पर बना हुआ है? तो 50 रुपए के नोट पे बना हुआ है। इसी प्रकार से कुछ साइंस के स्टैटिस्टिक है, जैसे मानव की सबसे बड़ी, मानव की सबसे छोटी आप कह सकते हैं हड्डी कौन सी है? तो आप कह सकते हैं स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है। और मानव की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की। और सबसे शुष्क बर्फ जिसको CO2 भी कहा जाता है, इसको ठोस बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रॉन की खोज आप कह सकते हैं जेम्स सैंडविक ने की। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज अगर बात की जाए तो जे थॉमसन ने की। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो जेम्स सैंडविक हैं। और प्रोटीन के खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो रदरफोर्ड हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सेब में मोलिक अम्ल होता है, इमली में टार्टिक अम्ल होता है, नींबू में अगर बात की जाए तो सिट्रिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है और प्याज में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये कई बार क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आपके एग्जाम में आ जाते हैं और ये स्ट्रेटेजी के रूप में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व नर्सिंग के संस्थापक की अगर बात की जाए कौन थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल आप कह सकते हैं ये इसके संस्थापक थे। दुनिया भर में अगर बात की जाए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ही ये आप कह सकते हैं नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नागरिक थी। उन्होंने युद्ध में घायल और बीमार सैनिकों की आप कह सकते हैं सेवा की थी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड पाकिस्तान देश में है, जो आप कह सकते हैं 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक किसे बनाया गया है? तो ये आप कह सकते हैं ये बनाया गया है बी साईराम को। बी साईराम को आप कह सकते हैं नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में चुना गया है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, बी साईराम कोल्स इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों का आप कह सकते हैं अनुभव है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आप कह सकते हैं मुंबई टीम ने जीता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हरा करके मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। यानी मुंबई टीम ने किसको हराया? विदर्भ टीम को हराया। कितने रनों से हराया? 169 रनों से हराया और मुंबई ने ये 2024 की रणजी ट्रॉफी जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी का आप कह सकते हैं खिताब जीता। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब जीता। यानी प्रथम श्रेणी में कौन सा स्थान आप कह सकते हैं इन्होंने खिताब जीता है? तो 42वां खिताब जीता है। अजीत राणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान बने। यानी अजीत राणे की नेतृत्व में ये रणजी ट्रॉफी जीती गई और ये 26वें कप्तान बने हैं जिन्होंने मुंबई के लिए आप कह सकते रणजी ट्रॉफी आप कह सकते दिलाई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, 2020 विश्व कप का खिताब टीम इंडिया ने 2007 में जीता था और विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम एकमात्र आप कह सकते हैं एक टीम है जिसने अब तक 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। यानी विश्व क्रिकेट में या विश्व क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है जिसने 60 ओवर का मैच, 50 ओवर का मैच और 20 ओवर का मैच का वर्ल्ड कप जीता है। और 2020 विश्व कप की बात की जाए तो इंडिया ने 2007 में जीता था। इसी प्रकार से बात की जाए, आईपीएल की शुरुआत 2024 में 22 मार्च से होगी और ये 7 अप्रैल तक चलेगा। भारत ने अब तक 2 बार विश्व वर्ल्ड कप जीता है, 1983 में और 2011 में। 1983 में आप कह सकते हैं कपिल देव के नेतृत्व में और 2011 में अगर बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में ये वर्ल्ड कप जीता है। इस प्रकार से आगे बात करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूक प्रदान करने के लिए उपायों पर चर्चा की जाती है और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार इससे आप कह सकते हैं अलग है। वो आप कह सकते हैं
अगर बात की जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत कब हुई? तो 15 मार्च 1962 से आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐतिहासिक भाषण में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया या इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1962 को हुई। इसके लिए आप कह सकते हैं पेशकश किसने की? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐतिहासिक भाषण के दौरान उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर आप कह सकते हैं संबोधित किया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 का थीम क्या है? तो यह है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और उनको जिम्मेवार बनाना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 को पहली बार बनाया गया था, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार कब बनाया गया? तो 15 मार्च 1983 को पहली बार बनाया गया। इसी के साथ अगर बात की जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर 2013 से भारत में मनाया जाना शुरू किया गया, यानी भारत के अंदर जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो कब से मनाया जाता है? जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2013 से हुई। और अगर बात की जाए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इस दिन इसको आप कह सकते हैं अधिकृत किया गया था। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारे टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों टेलीग्राम का आप कह सकते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।